Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, this is the second session for your UPSC CSAT preparation, and today we will be beginning with a practice of reading comprehension. So today we will be taking up a passage and we'll be solving it right here, and I'll be telling you what approach to take and how to basically eliminate your options and find the right answer. But before we begin guys, I would like to inform you about the comprehensive guidebook for your UPSC CSAT preparation. If you are just beginning out, if you're just starting out with the preparation here, so what you can do is you can download this comprehensive guidebook from the link that has been given in the description of the video. And in this guidebook, we provide you a detailed analysis with, with the detailed information and data about CSAT preparation. You know how the paper looks like, what should be a strategy, what is the detailed syllabus, what has been the comparative pattern for this exam. So if you want to be prepared for more than 70 plus in CSAT, you can download this book and you can get benefited. It's free of cost, no money, no amount to be paid. So you can download this book for free from the link in the description video. So let's move further guys. Now guys, let's begin about the UPSC preparation. One thing that I want to highlight first of all is guys, बहुत सारे aspirants CSAT को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते या उतना टाइम नहीं देते जितना उसको ज़रूरी होता है. सो द की एलिमेंट्स in selection of your exam, what students usually believe is जीएस जो आपका पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है. देन स्टूडेंट्स फील के ऑप्शनल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. देन एसे राइटिंग इज अगेन अ की एस्पेक्ट ऑफ ऑफ योर प्रिपरेशन. बट सी सैट इज नॉट यूजुअली पेड इनफ अटेंशन. और इसी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव और दे थिंक सर ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना, इसमें तो सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं. जो कट ऑफ बनती है वो आपके इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, राइट? दैट इज ट्रू. बट आपको ये भी समझना है कि अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं किया इसमें, देन whatever you did in these three exams would go to waste. तो पूरे एक साल की मेहनत जो है आपकी वो वेस्ट चली जाती है, वो नहीं होना चाहिए. सो एंड आई विल शो यू हाउ. प्लीज लुक एट द एग्जांपल्स गाइस. दीज आर सम आंसर कॉपीज ऑफ सम ऑफ द एस्पिरेंट्स. तो देख आप गाइस, अगर आप ये चीज देख रहे हो, मतलब पेपर वन में स्टूडेंट 156 स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 200. 156 टॉपर्स के आते हैं गाइस, जो टॉप 20 टॉप 30 जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके आते हैं 156 पेपर वन में. लेकिन सी सैट क्रैक नहीं हो पाया. He couldn't sit in the next exam. Similarly और एग्जाम्पल देख लो, बच्चे 102 स्कोर कर रहे हैं, 100 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब 100 इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग के आपकी कट ऑफ 90s में रहती है. तो पेपर वन की कट ऑफ क्लियर हो पा रही है, लेकिन जो सी सेट का क्वालिफाइंग है वो नहीं हो पाया. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगैन. तो वी कैनॉट लीव दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पेपर, वी कैनॉट टेक इट लाइटली. और हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू से करनी पड़ेगी. वी कांट लीव इट टू द लास्ट 11th आवर के चलो सर आखिरी 1-1.5 महीने में देख लेंगे इसको, मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. डजेंट मैटर, वहाँ पे क्वेश्चन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले नहीं आते. आपको एक अलग तरह से तैयारी करके जाना होता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट make the same mistake. So after assessing all the previous year exams, my learnings are difficulty level हर साल increase होता जाएगा. Year on year हर साल difficulty level increase होता जाएगा और आपको उससे adapt करना पड़ेगा in the examination. So we need to be prepared that way. Second, CSAT is a crucial parameter to filter out students. So guys देखो 10 लाख aspirants बैठते हैं. So how to filter out majority of the aspirants? Do you know around 42% of the aspirants फेल इन सी सैट एवरी ईयर. तो सोचो 10 लाख में से 4.2 लाख एस्पिरेंट्स तो सिर्फ सी सैट में फेल होने की वजह से निकल जाते हैं. सो यू कैन नॉट टेक दिस एग्जाम लाइटली वंस अगैन. थर्ड, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आप सिर्फ एक क्वांट्स के और रीजनिंग के बेसिस पे पेपर क्लियर करने की स्ट्रैटेजी से मत जाना गाइस, बिकॉज दैट विल बैकफायर. जैसे पिछले 2 सालों से हो रहा है, बच्चे क्वांट्स और रीजनिंग की तैयारी करके चले जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग ये सब नहीं करते, थिंकिंग के क्वांट्स और रीजनिंग के बेसिस पे हम पेपर क्लियर कर लेंगे. लेकिन पेपर इतना ट्रिकी हो जाता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता. तो डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. प्लीज प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. यू शुड बी जस्ट अबव एवरेज इन क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम. राइट, आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए. लेकिन रैंडम सोर्सेज आर इररेलेवेंट. कोई गलत सोर्सेज से मत पढ़ना. बच्चे कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा एसएससी के कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड सेइंग के सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं.
एसएससी के बैंकिंग के जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो आपके सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन से बहुत अलग होते हैं, उनके क्वेश्चन ही सेम नहीं है, ठीक है, उनके साइकोलॉजी सेम नहीं है, पैसेज सेम नहीं है उनका, तो दे आर नॉट ऑन द सेम पैटर्न, और उनको इरेलीवेंट सोर्सेज से नहीं तैयारी करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू कब करना चाहिए? आपको 1-1.5 महीना बहुत है सीसैट के लिए? एब्सोल्युटली नॉट, आपको शुरू आप करना चाहिए 1 साल पहले, ताकि यू आर डन विद दिस far earlier than the exam date approaches, right? Far before that happens you are already prepared। तो एक दिमाग में, मन में वो रहेगा कि चलो यार एक पेपर तो मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको बस फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस जितना आप करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तभी आप ये एग्जाम कंफर्टेबली स्मूथली क्रैक कर पाओगे, राइट? सो दीज आर माई लर्निंग्स फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर एग्जाम। चलो गाइस, तो आज एक लेवल 2 पैसेज प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस है। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, रिवर्स रीडिंग इज द की। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एंड देन यू रीड योर पैसेज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्लाइमेट चेंज मे फोर्स द शिफ्टिंग ऑफ लोकेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स ड्यू टू। सो क्या करे कि क्लाइमेट चेंज फोर्स कर सकता है शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स की लोकेशन को शिफ्ट करने को किस वजह से? उसने ऑप्शन दिया है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर suitability at other locations, okay, poor productivity of crops and wider adaptability of crop plants। all right, हमें ऑप्शन ढूंढना है इनमें से कौन सा सही है आफ्टर रीडिंग द पैसेज। तो हमें पहले चीज ये ढूंढनी है, क्लाइमेट चेंज फोर्स कर सकता है शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू विच ऑफ दीज रीजंस। और सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया। तो उसका हमें रीजन ढूंढना है। उसने ऑप्शन दिया है टू प्रिडिक्ट वेरिएशन इन मॉनसून पैटर्न्स एंड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, टू फैसिलिटेट वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, या टू प्रिडिक्ट ड्रॉट कंडीशंस एंड टू रिचार्ज एक्विफायर्स। ऑलराइट, सो लेट्स रीड द पैसेज। एक तो हमें शिफ्टिंग ऑफ लोकेशंस ढूंढना है और एक हमें इंपॉर्टेंस ऑफ why promotion of agricultural research is important। ये 2 हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। तो नाउ लेट्स रीड द पैसेज एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विद यू, ताकि आपको समझ आए कि कैसे पेपर में हमें अपनी अप्रोच रखनी होती है। तो शुरू करते हैं गाइस। क्लाइमेट चेंज पोजेज पोटेंशियली डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज। तो आई थिंक पूरा पैसेज क्लाइमेट चेंज के और एग्रीकल्चर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है वही है सारा, राइट? सो क्लाइमेट चेंज पोजेज पोटेंशियली डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन India's agriculture. While the overall parameters of climate change are increasingly accepted, a 10 degrees Celsius average temperature increase over the next 30 years, sea level rise of less than 10 centimeters in the same period, and regional monsoon variations and corresponding droughts, the impacts on India are likely to be quite site एंड क्रॉप स्पेसिफिक। के ये तो देखो सभी पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि ये तो चेंजेस होंगे। 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर सी लेवल का राइज होगा, और रेगुलर मानसून रीजनल मानसून वेरिएशंस और कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया में जो इम्पैक्ट है इट वुड बी क्वाइट साइट स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक, कि किस जगह पे और किस फसल पे क्या असर होता है इन चेंजेस का, वो अब देखने वाली बात है। नाउ सम क्रॉप्स मे रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द चेंजिंग कंडीशंस, कि कुछ क्रॉप्स जो हैं वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड करेंगी टू द चेंजिंग कंडीशंस, मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेंगी, एंड अदर्स में नॉट, और दूसरी उन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस एम्फसाइजेस द नीड टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये देखो, एंड क्रिएट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम टू परमिट एडेप्टेशंस। ये है उसका रीजन। देखो पहला आंसर मिल गया साथ साथ ही कि क्या होगा कि दिस एम्फसाइजेस कि जो चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग वेदर है, दिस एम्फसाइजेस द नीड टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च, कि एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, और एंड टू क्रिएट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम टू परमिट एडेप्टेशंस, के जो क्रॉप्स हैं उनमें अगर रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ऐसी क्रॉप्स आएंगी जो अडेप्ट कर पाएं टू चेंजिंग कंडीशंस। तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चर रिसर्च को हमें पुश करना है। तो दिस इज माय आंसर फॉर वन ऑफ माय क्वेश्चंस, कि मैक्सिमम टू अचीव मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन सिस्टम टू परमिट एडेप्टेशंस। आगे बढ़ते हैं गाइस। द की इंग्रेडिएंट फॉर ड्रॉट प्रूफिंग, ड्रॉट प्रूफिंग मतलब कि ताकि ड्रॉट ना आए, उसका की इंग्रेडिएंट क्या होगा? द की इंग्रेडिएंट फॉर ड्रॉट प्रूफिंग इज द मैनेज्ड रिचार्ज ऑफ एक्वीफायर्स, मतलब पानी के रिचार्ज होता रहे, पानी का फ्लो बनता रहे, चलता रहे, टू इंश्योर कंटिन्यूड यील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स, एग्जाम्पल व्हीट। इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी टू शिफ्ट द लोकेशंस, हाँ, के
लोकेशन शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है बहुत जगह से, टू इंश्योर कंटिन्यूड यील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स वेयर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस एज वेल एज टू वाटर अवेलेबिलिटी। हाँ, कि जो टेम्परेचर चेंज होगा और जो पानी की अवेलेबिलिटी होगी उस बेसिस पे हमें शायद जो अपनी क्रॉप्स की लोकेशंस है उनको भी चेंज करना पड़ जाए। तो आई थिंक ये दिया हुआ है उसने, टेम्परेचर चेंजेस और वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा। द लेटर विल बी की फैक्टर इन मेकिंग लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पानी की अवेलेबिलिटी विल बी की फैक्टर इन मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पानी की वजह से फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी उसी पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर रन ऑफ, पानी जो हिमालय से आता है, द वाटर रन ऑफ फ्रॉम द हिमालयाज इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 30 years एज ग्लेशियर्स मेल्ट, कि जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो अगले 30 सालों में हिमालय का पानी बढ़ता दिखेगा, मतलब पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो बढ़ेगा, बट देन डिक्लाइन सब्सटेंशियली देयर आफ्टर, लेकिन फिर 30 साल बाद फिर वो एकदम से रुक भी जाएगा। इट विल बी क्रिटिकल टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू प्लान फॉर दीज लार्ज स्केल शिफ्ट्स इन एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस। वेरी गुड। सो इट विल बी क्रिटिकल टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स, के बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इंसेंटिव्स या पैसे प्रोवाइड करना फॉर दीज, टू प्रिपेयर फॉर दीज लार्ज स्केल शिफ्ट्स इन एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस। ऐसी कंडीशन जब बदलेंगी, 30 साल में 30 साल बहुत पानी आ रहा है, फिर उसके लिए क्या करें, फिर पानी खत्म हो जा रहा है उसके लिए क्या करें, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इंडिया नीड्स टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे इंडिया को, एंड इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस चेंज वेदर पैटर्न्स इन फ्यूचर, के फ्यूचर में इंडिया को ये चेंज देखने को मिलेगा। अब देखते हैं गाइस, अब क्वेश्चन था अपना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, climate change may force the shifting of locations of the existing crops due to, अब देखो shifting of locations हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, तो to ensure continued yield of important staple crops it may also be necessary to shift the locations। तो continued yield of important crops के लिए हमें shift करना पड़ेगा where these crops are grown in response to temperature changes as well as to water availability। अब ऑप्शन देखते हैं, melting of glaciers की वजह से हमें shift करनी पड़ेगी location, no। water availability and temperature suitability at other locations, yes। पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, के हाँ शिफ्ट क्यों करना पड़ेगा, कि अगर वहां पर क्रॉप्स जैसे उसने बोला टू इंश्योर कंटिन्यूड यील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स, तो ताकि उस इम्पैक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पुअर प्रोडक्टिविटी ना हो, तो इसकी वजह से हमें उनकी लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ सकती है। एंड वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, फिर शिफ्ट क्यों करेंगे अगर वो अडेप्टेबल हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3, कोई ऑप्शन ये रहा, तो ये करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो गाइस, ये फोर्थ को आप अगर आप एलिमिनेट कर, अब एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे क्लियरली पता है कि ये जो ऑप्शन था वो गलत था, कि अगर वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स होगा तो फिर चेंज क्यों करनी पड़ेगी लोकेशन, अगर वो अडेप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से तो फिर लोकेशन शिफ्ट क्यों करनी पड़ेगी, फिर तो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सरासर गलत था, राइट। तो आपको जब ये पता लग जाए कि यार ऑप्शन नंबर 4 तो क्लियरली रॉन्ग है, ऑप्शंस में जब आपको ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं इनमें देखो किस किस में 4 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, बचे अपने पास 1 A एंड B। तो 1 में क्या था 1 2 3 और B में क्या था ओनली 2 and 3। अब देखो यहाँ पे होता है कि फर्स्ट, अब देखो बात बनती है फर्स्ट पे क्या बनेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्या कोई रीजन है क्रॉप्स को शिफ्ट करने का, नहीं। वो तो कह रहे हैं भाई ये तो ओवरऑल पैरामीटर है क्लाइमेट चेंज का, कि पानी बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्रॉप्स को शिफ्ट करने का रीजन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, नॉट नेसेसरी। तो अब उसने और ये भी बोला उसने, सम क्रॉप्स में रिस्पॉन्ड फेवरेबली, कि चेंजिंग कंडीशन से कुछ क्रॉप्स होंगी जो फेवरेबली होंगी, तो जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से। सो 1 वाज आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर 2 and 3 वाज योर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका आंसर हमने ढूंढा था, ये रहा, एग्रीकल्चरल रिसर्च टू क्रिएट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम टू परमिट अडेप्टेशंस, टू प्रिडिक्ट वेरिएशंस इन मॉनसून पैटर्न्स एंड टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च होना चाहिए, नहीं। टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात ही नहीं हो रही है वहां पे, ये भी नहीं होगा। टू फैसिलिटेट वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स एंड टू प्रिडिक्ट ड्रॉट कंडीशंस एंड टू रिचार्ज एक्विफायर्स, नहीं। तो आई थिंक क्लियरली जो हमें आंसर मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया। सो सी गाइस, आपको 2-3 मिनट में आप आराम से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे पैसेजेस सॉल्व कर पाओगे, और आपको ये अप्रोच समझ आनी चाहिए। तो गाइस अब नेक्स्ट वीक से जो अब हम सेशन लेके आएंगे, अब मैं टॉपिक स्पेसिफिक सेशन लेके आऊँगा, जैसे इन्फ्रेंस करेंगे पहले, इन्फ्रेंस और कॉरोलरी, फिर हम अजम्पशन करेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे, तो ऐसे हम शुरू कर रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी इंपैक्टफुल। तो आज आपको सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे पैसेज को डीकोड करके आपको क्वेश्चंस
का आंसर ढूंढना होता है वाइल रीडिंग द पैसेज, और एक ही रीडिंग में आपको सारे आंसर मिल जाने चाहिए. दैट इज द ऑप्टिमल एंड आइडियल वे टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंशन. सो आई होप दिस विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू. तो अब इसके बाद अब जो हमें समझ आता है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टुवर्ड्स, रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली. ठीक है, सेलेक्टिव टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं आपने, जब आप, अब जैसे मैं आपको पिछले कल वाले सेशन में ही मैंने बताया था कि आपको जो टॉपिक एडिटोरियल्स पढ़ने हैं वो कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको अभी दोबारा भी बताता हूँ इसके बाद. ठीक है, तो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है, पॉलिटिकल टॉपिक्स नहीं पढ़ने, कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ और करंट अफेयर्स. तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं. ठीक है, नाउ डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जब आप आंसर ढूंढ रहे हो तो क्या वहां पर जो गिवन है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना रहो आप. यू आर क्लियर इन योर इन्फॉर्मेशन, और उसमें कॉन्सेप्ट आपके जो आगे हम शुरू करेंगे, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, अजम्पशन, क्रिटिकल मैसेज, वो आपको पता होना चाहिए. और एज वेल एज आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है टू सॉल्व पैसेजेस वो स्ट्रांग होनी चाहिए बहुत. ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम. अभी शुरू करोगे तब आप इसको 3-4 महीनों में डेवलप कर पाओगे इस एबिलिटी को. तो ये ओवरनाइट नहीं होती ये चीज़ें. तो स्टार्ट ऑन टाइम, तो सो दैट यू हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर एंड टू इम्प्रूव. एंड प्रैक्टिस इज द की टू टू बिल्ड अप एंड टू मास्टर दिस स्किल. राइट, सो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूजफुल टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए आपके एडिटोरियल से, कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिस पे कोई एडिटोरियल मिलता है आपको, कोई सोशल इश्यूज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई एडिटोरियल है, आर्टिकल है, कोई रूरल इश्यूज हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, इनसे रिलेटेड था, और कोई भी करंट बर्निंग इशू जो कि पॉलिटिकल ना हो. ठीक है, ये आपको एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए. दिस विल हेल्प यू विद योर वोकैबुलरी एंड योर अंडरस्टैंडिंग. राइट, सो that was it for today, guys. We will keep on coming with more such sessions every day for you. So if don't forget to like the session, don't forget to subscribe to our channel, and if you need to contact us, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So I'll see you soon again. So till then, stay safe, stay healthy, keep on working hard, and happy learning to all of you guys.